नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास में लेकर के आ गया हूँ। और इस क्लास में दोस्तों आज हम एमसीक्यू टाइप प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जैसा कि जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम इस बार एमसीक्यू मोड में हो रहा है, ओएमआर पैटर्न पर हो रहा है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओएमआर जो पेपर होने हैं वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसमें पेपर चल रहा है। जैसा कि कल केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और आपका जूलॉजी का पेपर लगा हुआ है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में जो 20 एमसीक्यू प्रश्न आने हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिटर्न भी आते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे जो कि आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। आगरा विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनका भी भाई ओएमआर पर होना है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के नाम भी मैंने बता दिया है ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना हो। तो जूलॉजी का जो पेपर टाइटल आपका है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टिव डिसीजेस, और कुछ लोगों में इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो दोनों के मिक्स क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है और डेली आपकी रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट आएगी जिसमें हम लगभग लगभग 50 से 100 क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे उन्हीं को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपका जो लिया गया है वो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट से लिया गया है, सेल ऑर्गेनल से। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोजिक मॉडल किसने दिया था? हु प्रपोज फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि डेविनली और डेविजन ने, या सिंगर और निकोलसन ने, या रॉबर्टसन ने, वाटसन एंड क्रिक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा आपका सही उत्तर इसमें। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगल एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोजिक मॉडल दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों रिपीटेड ही प्रश्न हैं जो विगत वर्ष में आपकी परीक्षा हुई है 2023 और 24 में, उनके रिपीटेड प्रश्न मैं आज आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर सेकंड देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य घटक क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो भाई जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो लिपिड और प्रोटीन है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन मेन कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस का उदाहरण कौन सा है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोसाइटोसिस? तो एंडोसाइटोसिस का जो एग्जांपल है वो फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एग्जाम्पल कहलाता है किसका? एंडोसाइटोसिस का। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है प्रोटीन सॉर्टिंग किस ऑर्गेनल में होती है? प्रोटीन सॉर्टिंग अकर्स इन। तो प्रोटीन सॉर्टिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या गाल्गी अपार्टस में, या राइबोसोम में, या फिर लाइसोसोम में? तो आपको इसमें याद रखना है कि जो प्रोटीन स्टोरिंग होती है तो वो गोल्गी अपार्टस ऑर्गेनल में होती है, इसलिए हम कौन सा आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सही उत्तर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 और पांचवा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल क्यों होते हैं? यानी कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये अर्धपारगम्य क्यों होते हैं? ठीक है, ये इनमें लिपिड बाइलेयर पाया जाता है इसकी वजह से, या फिर प्रोटीन चैनल की वजह से, या ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 6 जो कि हमने आपके सेकंड यूनिट से लिया है, सेल ऑर्गेनल सेकंड से। और इसमें आपका जो छठा क्वेश्चन है वो है माइक्रोट्यूबल्स किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ। तो जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं दोस्तों वो किससे मिलकर के बने होते हैं? तो वो ट्यूबलिन से मिल करके माइक्रोट्यूबल्स बने होते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 और सातवां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस? पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, या एटीपी का सिंथेसिस होता है, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या फिर लिपिड का सिंथेसिस होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का इसमें सिंथेसिस होता है और इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहां पर होती है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अकर्स इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव जो फास्फोरिलेशन होती है वो कहां पर होती है? इनर मेम्ब्रेन में होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम प्रश्न नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ राइबोसोम पूछा गया है। पहला डीएनए रिप्लिकेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। तो इनमें याद रखेंगे आप कि राइबोसोम का जो कार्य है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस और द वर्क ऑफ राइबोसोम। सो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रॉक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन प्रॉक्सीसोम? पहला ऑप्शन जिसमें है क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कैटालेज, बी है एमाइलेज, सी आपका पेप्सिन और डी आपका है लाइपेज। तो इनमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटालेज। ठीक है, विच एंजाइम इज फाउंड इन प्रॉक्सीसोम? तो कैटालेज इज फाउंड इन प्रॉक्सीसोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये जो प्रश्न है 11 नंबर वो हमने लिया है यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 का नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। दोस्तों न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 जिसमें है डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन में दिया गया है। बी है आपका न्यूक्लियोटाइड, सी है अमीनो एसिड और ऑप्शन डी आपका दिया गया फैटी एसिड। तो आपको बता दें डीएनए का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 आपका है क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्रोमोसोम्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? टीलोमेर बोलते हैं या सेंट्रोमेर बोलते हैं या फिर कोरोमेटेड या कीटोकोर। दोस्तों इसमें आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको सेंट्रोमेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोमेर। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए का सुपर कॉइलिंग का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग, तो उसमें दिया गया प्रोडक्शन, बी है आपका पैकिंग और सी है रिप्लिकेशन और डी दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो डीएनए सुपर कॉइलिंग का महत्व होता है वो प्रोडक्शन भी देता है, पैकिंग में भी कार्य करता है और रिप्लिकेशन में भी अपनी भूमिका देता है, इसलिए हम आंसर डी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि हमने यूनिट नंबर 4 से लिया है, सेल साइकिल और इंसाइलेसिंग से, जिनमें 16 नंबर प्रश्न है कि सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो सेल साइकिल का होता है वो जीवन फेज होता है। याद रखेंगे जीवन फेज सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2024 में भी रिपीट हो चुका है डीडीयू यूनिवर्सिटी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मियोसिस में कितनी डिवीजन होती है? नंबर ऑफ डिवीजन इन मियोसिस। तो मियोसिस में जो डिवीजन की संख्या होती है वो होती है हमेशा 2। याद रखेंगे कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18 और इसमें पूछा गया क्रॉसिंग ओवर होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका 2024 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर पूछा गया, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये प्रोफेज फर्स्ट में होता है। कहां पर होता है? प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 जिनमें अपटॉप्सिस क्या है? क्वेश्चन है आपका एप्टॉप्सिस क्या है? तो एप्टॉप्सिस जो है ये क्या कहलाता है? ये प्रोग्रामेड सेल डेथ कहलाता है। प्रोग्रामेड सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एप्टॉप्सिस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 जिसमें है जैक
स्टेट पैथावे संबंधित है, जैक स्टेट पैथावे इज रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है, ये सिंगल ट्रांसडक्शन से संबंधित है। और यह प्रश्न दोस्तों 2024 में रिपीट हो चुका है और 2022 में भी आया हुआ था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के लिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमने जो लिया है प्रश्न वो है यूनिट नंबर आपके 5 से, मेडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से, इसमें हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल को जेनेटिक का जनक क्यों कहा जाता है, मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक विकास, क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स थ्योरी इन्होंने दी थी इसकी वजह से, या लिस्ट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकता का नियम दिया था इसलिए, या म्यूटेशन थ्योरी दिया था, या एवोल्यूशन थ्योरी दी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था, इसलिए मेंडल को जेनेटिक का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा और ये रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा गया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो है, फेनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है 3 वर्षों में लगातार। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइप रेशियो है वो कितना है, तो इसका जो रेशियो है वो है 3:1। कितना है दोस्तों? 3:1 है इसका रेशियो। चलिए अब बात करते हैं हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर में आपका सी करेक्ट उत्तर है। एक बार फिर से आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। जब भी पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप रेशियो तो हो जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23 जिसमें है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पहला है पी प्लांट, या फिर सेफ ड्रैगन, एबीओ ब्लड ग्रुप, या डोसोफिला आई कलर। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नैप ड्रैगन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण क्या है, स्नैप ड्रैगन। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर क्वेश्चन में है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XO या ZW या XY। तो इनमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XY। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज XY। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर जिसमें दिया गया है कि डोसेक कॉम्प्लिकेशन का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें जो इसका उदाहरण है वो हो जाएगा वेरी बॉडी। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, और ये जो प्रश्न नंबर 26 है ये आपके यूनिट नंबर 6 का प्रश्न है, एक्सटेंशन ऑफ मेडिलिज्म। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन में है कि मल्टीपल एलील का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, पी हाइट, या एबीओ ब्लड ग्रुप। ऑप्शन सी कह रहा है फ्लावर कलर या सीड शेप। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबीओ ब्लड ग्रुप आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अकर्स थ्रू। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो अकर्स होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 जिसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में कौन सा इन्वॉल्व है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में कौन सा इन्वॉल्व है, डीएनए का मेथलाइजेशन या फिर म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर या ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें डीएनए मेथलाइजेशन आपका अकर यानी कि सम्मिलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है एंटीसिपिटेशन देखा जाता है, एंटीसिपिटेशन इन सीन इन, तो ये कहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये हीमोफीलिया में देखा जाता है, या फिर आपका अगला ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, 29 नंबर में आपका बी आंसर सही हो जाएगा, स्टोगन डिसीसेस। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30 जिसमें है जीन इंट्रैक्शन का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल ऑफ जीन इंट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जीन इंट्रैक्शन का जो उदाहरण है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टैसिस।
ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके यूनिट नंबर 7 से लिया है, ह्यूमन क्रोमोसोम से, और इसमें है 31 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर इज, तो नॉर्मल ह्यूमन का जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना होता है, वो होता है 46। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है, और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर इन डाउन सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम्स में जो डाउन सिंड्रोम का नंबर है वो कितना होगा, वो होगा 47, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप होता है वो XO होता है, और इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, जिसमें क्लियानी फिल्टर सिंड्रोम, क्लियानी फिल्टर सिंड्रोम इनमें से कौन सा है। तो क्लियानी फिल्टर सिंड्रोम जो है वो होता है XXY, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, 34 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग होता है। पेडिग्री एनालिसिस इज यूज टू, तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, दोस्तों याद रखेंगे, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 36, जो कि यूनिट नंबर 8 इम्यूनोलॉजी से लिया गया है, और 36 नंबर क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन से, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जो इम्यूनोलॉजी के जनक हैं वो कौन है, जेनर, जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनिटेट इम्यूनिटी होती है, इनिटेट इम्यूनिटी इज, तो ये स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है या आर्टिफिशियल। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनमें से आपका नॉन स्पेसिफिक सही उत्तर होगा। इनिटेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं एंटीबॉडी को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईजीजी का मुख्य कार्य क्या पूछा गया है, मेन फंक्शन ऑफ आईजीजी। तो इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, जल्दी से बताने का आप प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया एलर्जी, बी ऑप्शन आपका है पहला सेंट्रल ट्रांसफर, तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है, इसलिए आंसर नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, और इसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाई, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन्वेंटेड बाई टी सेल, बी सेल, या फिर माइक्रोफेज, या फिर एनके सेल। तो इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी सेल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाई बी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न, और प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएटेड बाई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाई बी सेल, टी सेल, या प्लाज्मा सेल, या फिर एंटीबॉडी। तो इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि भी मैंने बताया, टी सेल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है आपका कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या बोलते हैं, इसको एंजाइम सिस्टम बोलते हैं, या हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो इनमें से 42 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंजाइम सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एंजाइम सिस्टम। ओके, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपका है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप स्पष्ट कहलाता है। तो इस टाइप स्पष्ट को क्या कहते हैं, इसको एना पैरेटिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 44, जिसमें है कि टी सेल रिसेप्टर रिकोजिंग करता है, टी सेल रिसेप्टर रिकोजिंग यानी फ्री एंटीजन, एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स, या एंटीबॉडी, या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें पूछा गया है HLA कॉम्प्लेक्स स्थित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। HLA कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ठीक है, तो ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम 6 में, क्रोमोसोम 6 में ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, जिसमें क्लास फर्स्ट HLA मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजन टू बी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोक्सिक टी सेल या फिर माइक्रोफेज, तो इनमें सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्सिक, साइटोक्सिक टी सेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न, आईजीए पाया जाता है, आईजीए फाउंड इन, तो आईजीए जो पाया जाता है ये स्लाइवा और मिल्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये डीडीयू में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 48, जिसमें क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी, ये भी आया हुआ है प्रश्न कई बार और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों याद रखेंगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये वुरेंट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वुरेंट के द्वारा क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49, जिसमें एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का कारण है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का कारण क्या है, तो इस किसका ये कारण किसका है, तो ये जीन रीअरेंजमेंट का कारण है, किसका कारण है? जीन रीअरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 50, जिसमें है एडा एडाप्टिव इम्यूनिटी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है मेमोरी, नॉन स्पेसिफिक दिया है दूसरा, या इमीडिएट या एब्सेंस ऑफ ब्रेथ, तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मेमोरी से संबंधित है ये, तो इसलिए आंसर ए पर टिक कर दीजिएगा। दोस्तों आज हमने 50 एमसीक्यू कराए हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में। कल की क्लास में हम लेकर के आएंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे, यानी 100 एमसीक्यू मैं कराऊंगा, और ये एमसीक्यू ऐसे होंगे जो विगत वर्षों में 2022 से लेकर के और 24 के बीच में रिपीट हो चुके हैं, उनको मैं कराऊंगा, और यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सबको विश्वास है, कल का जो पेपर आपका था उसमें से जो पहले वाली क्लास थी, जो मैंने एक दिन पहले आपको कराई थी केमिस्ट्री की क्लास, उसमें से लगभग लगभग सभी प्रश्न आपको मिले थे, ठीक है, तो आप ये मानकर चलिएगा ये इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ और ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। बाकी जिनका अभी दोस्तों टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, उनको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप सबसे निवेदन यही है कि वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ